हेलो। हमको बिल्कुल भी नहीं पता है कि मेरे सामने कौन सी ऑडियंस है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है यूट्यूब का कि एक बहुत ही ओपन प्लेटफॉर्म है और कोई भी इसको देख सकता है। लेकिन आपको नहीं जानते हुए भी एक चीज़ हम बहुत यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं, इन चीज़ों को कनेक्ट करता हुआ कोई एक लेक्चर, कोई एक वीडियो शायद आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि यूट्यूब में इतना भटकने के बाद हमने तो कभी नहीं देखा। चलिए बात करते हैं आज हम बहुत ही अलग अलग चीज़ों के बारे में जो कि रेड ब्लड सेल से, आरबीसी से कनेक्टेड है एक जगह पर। एक तरफ आप देख रहे हैं ग्लाइकोलिसिस, मलेरिया, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और G6PD डिफिशिएंसी। अब ये सब क्या है और ये सब कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसके बारे में हम लास्ट में समरी देंगे। अभी कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी इसको समझने के लिए, वापस आएंगे इस पर। जेनेटिक्स की बात करें तो हम लोग 3 जीनोटाइप्स की बात करेंगे। एक जीनोटाइप है, देखिए कर्सर आपको अगर दिख रहा होगा, एक जीनोटाइप है यहाँ पर HbA। ओके, ये जिस इंडिविजुअल में होता है उसकी जो आरबीसी है वो नॉर्मल शेप की होती है। ठीक, ये बात आप जानते होंगे अपने 12th की पढ़ाई से। लेकिन एक ख़ास बात कि ऐसे इंडिविजुअल्स को मलेरिया हो सकता है। अगर ये इन्फेक्टेड हुए तो इसमें मलेरिया हो सकता है। दूसरे इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनका जीनोटाइप है HbA-HbS। इनमें क्या है कि अगर ऑक्सीजन की कमी हुई बॉडी में, अगर बॉडी में हाइपोक्सिया हुआ, तो जो नॉर्मल शेप्ड आरबीसीज हैं उनमें सिकलिंग हो जाती है, वो सिकल शेप के हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है और मामला आ जाता है कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है फिर खतरनाक तरीके से। तो ये शेप चेंजेस अंडर लो PO2, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में इनकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। इन इंडिविजुअल्स की सबसे ख़ास बात है जो कि हमने रेड कलर में यहाँ पर दिखाया है अलग से, कि इस तरह के इंडिविजुअल्स जिनकी जीनोटाइप HbA-HbS है, ये मलेरिया से रेजिस्टेंट होते हैं, इनमें मलेरिया नहीं हो सकता है। बहुत बड़ी बात है ये। चलिए इस पर वापस आएंगे क्यों और कैसे। HbS वाले जो जीनोटाइप होते हैं उनमें समझिए कि तकरीबन सारे आरबीसीज की शेप खराब होंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो पहुँचेगा ही नहीं। अब जब ऑक्सीजन ही नहीं है बॉडी में, टिश्यूज़ में, तो ऐसे इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, तो ये फेटल होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली यही दोनों इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में। अब बात करते हैं इस जीनोटाइप की HbA-HbS की, कि ये रेजिस्टेंट टू मलेरिया क्यों होते हैं, इनमें मलेरिया क्यों नहीं हो सकता। वेल, एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। बताएंगे इसके एक एक कंपोनेंट को तोड़कर कि इसका ऐसा नाम क्यों है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज ये इन इंडिविजुअल्स में नहीं होता है। किन में नहीं होता है? ऐसे इंडिविजुअल्स में जिनकी जीनोटाइप होती है HbA-HbS। ओके, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, HbS-HbS वालों में भी ये नहीं होगा, लेकिन क्या फ़ायदा उसके बारे में बात करके, जब इंसान मरने ही वाला है तो मलेरिया हो या नहीं हो तो फिर क्या डिस्कस करना इसको। चलिए, हाँ, तो ये नहीं होता ये एंजाइम करता क्या है, इसके बारे में बात करने के लिए हम लोगों को अपने सेकंड टॉपिक पर जाना पड़ेगा, जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, हमने अभी यहाँ पर क्या बात किया, यहाँ पर बात किया जेनेटिक्स की, ठीक है, यहाँ पर बात किया मलेरिया की, ठीक है, यहाँ पर बात किया G6PD की, और यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोलिसिस की। शुरू में जो आपने वो बहुत ही अजीब सा कनेक्शंस देखा था, उसके कुछ कुछ कंपोनेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आया होगा आपको कि ये चीज़ें किस तरह से कनेक्टेड है, वो हम लास्ट में बताएंगे। बने रहिए। ग्लूकोज की अगर बात करें ग्लाइकोलिसिस में, तो ग्लूकोज पहले कन्वर्ट होता है ATP का इस्तेमाल करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये 2 रास्तों में जा सकता है। ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये 2 जगह जा सकता है। एक तो ये ग्लाइकोलिसिस कर सकता है। ग्लाइकोलिसिस करेगा तो क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनेगा वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनेगा वो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। उसके बाद वो 2 अलग अलग कंपोनेंट्स में टूट जाएगा। फाइनली लास्ट में CO2 सारे के सारे रिलीज हो जाएंगे और ATP बनाएगा। लेकिन इसके बीच में NAD+, इसको देखिए, इसके बीच में क्या होगा, NAD+ निकोटिनामाइड
एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये नाम भले ही खतरनाक आपको लगे, लेकिन इसमें बायोलॉजी वाली गलती नहीं है, केमिस्ट्री का एक कंपाउंड है। तो हर चीज़ में बायोलॉजी को दोष नहीं देते हैं नाम के मामले में। तो ये जो है पहले रिड्यूस होता है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के दौरान, और ईटीएस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ये वापस से ऑक्सीडाइज हो जाता है और प्रोटॉन को एक जगह में एक्यूमुलेट करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, NAD। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का एक और रास्ता है जिसमें वो जा सकता है, और उसको बोलते हैं HMP शंट। HMP शंट, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। क्यों इसका ऐसा नाम पड़ा, चलिए बाद में बात करेंगे। या फिर इसको कहते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। जब ये प्रोसेस होता है तो NAD ना रिड्यूस होकर NADP रिड्यूस होता है और NADPH बनाता है, और इसको हमने अलग से पहले ही गोल करके रखा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। यहाँ पर था NAD, यहाँ पर है NADPH। अगर आपको 11th का अभी भी याद है तो ये बहुत खुशी की बात है। आप अगर याद करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जब आप पढ़ रहे थे प्लांट फिजियोलॉजी में, तो वहाँ पर आप देख रहे थे कि NAD आ रहा था बार बार, और जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आ रहा था NADP। ठीक है, हमारे बॉडी में एक्चुअली में दोनों होता है, एक्चुअली प्लांट के बॉडी में भी दोनों होता है, अलग अलग जगह में अलग अलग कंपाउंड्स का इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं कि ये NADPH का कहाँ पर प्रोडक्शन होता है, कैसे होता है। ये जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है, इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कुछ स्टेप्स के बाद, जिसको हम नहीं बताने जा रहे हैं, इसको बायोकेमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ना है। फाइनली ये कन्वर्ट हो जाता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट में। देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये एक 6 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज में 6 कार्बन है। राइबोज शुगर के बारे में आपने सुना होगा, ये 5 कार्बन का कंपाउंड है। अगर एक कार्बन कम हुआ है तो एक CO2 को तो बाहर निकलना चाहिए। चलिए ये CO2 बाहर निकल गया। और एक बात कि ग्लूकोज एक हेक्सोज है, 6 कार्बन का शुगर है, और राइबोज क्या होता है, पेंटोज होता है, और इसमें एक फॉस्फेट भी है, इसीलिए इसको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कहते हैं। ठीक है, और ये हेक्सोज मोनोफॉस्फेट है ना, हेक्सोज है और इसमें एक फॉस्फेट है, और इसको ग्लाइकोलिसिस से हटाकर दूसरे रास्ते में डाइवर्ट कर दिया गया, जिसको शंटिंग कहते हैं, इसीलिए इसको हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट कहते हैं। तो वो जो दो नाम आपने देखे थे अलग से, उसका ये मीनिंग है। अब क्या है कि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को आगे बढ़ाने के लिए, इस रास्ते में लेकर आने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है, सबसे पहले स्टेप में जो ज़रूरत पड़ती है, उसका नाम है G6PD, जिसके बारे में हम शुरू से बात कर रहे हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। तो ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इसको डिहाइड्रोजनेज करने का मतलब है कि इसको ऑक्सीडाइज करेगा और आगे इस तरफ लेकर जाएगा। वहीं ग्लाइकोलिसिस में हम ऐसा नहीं देखते थे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की ऑक्सीडेशन होती थी। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइज करता था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और उसके बाद फिर से उसकी फॉस्फोरिलेशन होती है और फ्रक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट बनता है, तब टूटता है, बाद में ऑक्सीडेशन होता है नीचे। लेकिन यहाँ पर शुरू में ही ऑक्सीडेशन हो गया। जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो किसी ना किसी चीज़ को रिड्यूस करना पड़ेगा। फर्क यहीं पर आता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे और ग्लाइकोलिसिस में, कि यहां पर रिड्यूस हो जाता है NADP प्लस NADPH में। ठीक, तो ये तरीका था NADPH को बनाने का। अब NADPH को हम क्यों एम्फेसाइज कर रहे हैं, G6PD को हम क्यों एम्फेसाइज कर रहे थे, आप समझ रहे होंगे अब, कि अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये चले जाएगा इधर, कहाँ पर, ग्लाइकोलिसिस में, और ये पाथवे चलेगा ही नहीं। ये एंजाइम अगर ना हो तो ये रास्ता नहीं निकल सकता है। ओके, अब क्या है कि NADPH जो है, ये जो बना है, इसका काम क्या है। हमारे बॉडी में आपने सुना होगा कई चीज़ों में, खाने में, कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मिलती है। ग्रीन टी इसमें है एंटीऑक्सीडेंट्स, ये इस चीज़ का ऐड होता है और आपको कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट्स। क्यों हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स पर इतना स्ट्रेस करते हैं, क्योंकि बॉडी में मेटाबॉलिज्म के दौरान कुछ ऑक्सीडेंट्स बनते हैं जो कि बाकी चीज़ों को ऑक्सीडाइज करके ख़राब कर सकते हैं। वो हमारे बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं, तो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, और हमारे बॉडी का ये नेचुरल सिस्टम है जहाँ पर ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। क्या, ये NADPH। इसके और भी बहुत फंक्शंस हैं, लेकिन अभी हम बस इस पर स्ट्रेस करना चाह रहे हैं कि NADPH एक इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है। ये जब रिड्यूस हुआ है
अच्छा, जो ऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट की बाद में बात करेंगे। जो ऑक्सीडेंट है वो क्या करेगा, वो किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज करेगा। कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन लेकर, ठीक है। हाइड्रोजन एक्सेप्ट जो करेगा वो ऑक्सीडाइज करेगा। लेकिन अगर उसको ये हाइड्रोजन दे दे तो, यहीं अगर उसको हाइड्रोजन दे दे तो ये उसको रिड्यूस कर देगा, NADPH उसको रिड्यूस कर देगा। और फिर क्या होगा कि वो हमारे बॉडी के इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज करके उसको ख़राब नहीं कर सकेगा। इस तरह से ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है NADPH। तो ये अगर ऑक्सीडाइज होगा और वापस से NADP+ बन जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इसको फिर से रीजनरेट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, वो इस तरह से होगा कि इस साइकिल को हम बार बार चलाएंगे, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे को, और इस तरह से NADPH को हम वापस से बनाते रहेंगे, जिसकी वजह से ये एंटीऑक्सीडेंट की जो प्रॉपर्टी है वो बरकरार रहे। ठीक है। अब आपके मन में ये सवाल हो रहा है कि फिर ग्लाइकोलिसिस कब होगा। वेल, हमारे बॉडी में करोड़ों अरबों सेल्स हैं, ठीक है, और बॉडी खुद समझता है कि कब उसको ग्लाइकोलिसिस ज़्यादा करना, कब इसको ये ज़्यादा करना है। इन दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस होता है। एंजाइम्स की फीडबैक मैकेनिज्म्स होती है, चेक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर बॉडी डिसाइड करता है कब क्या ज़्यादा करना है। उसकी चिंता मत कीजिए, ये दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली हमारे बॉडी में हो रहे हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे बॉडी में जिसका नाम है ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन जो रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है वो क्या करता है, ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं, जैसे कि H2O2 का हमने एग्जांपल लिया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये क्या है, ये ऑक्सीडेंट है एक तरह का। ये हमारा ऑक्सीडेंट है। मज़ा नहीं आ रहा लिखने में, पेन चेंज करते हैं, बेटर। ओके, ये ऑक्सीडेंट है। ये क्या करेगा, ये हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट चीज़ों को ऑक्सीडाइज करके उसको ख़राब कर देगा। कौन, H2O2 जैसे ऑक्सीडेंट। ग्लूटाथायोन क्या करता है, जब ये रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है, कि ये इस तरह की चीज़ों को रिड्यूस कर देता है। H2O2 को इसने देखिए रिड्यूस कर दिया है, किसमें, H2O और O2 में। जब इसने रिड्यूस कर दिया है तो फिर ये H2O2 के हार्मफुल इफेक्ट से हमारे बॉडी को बचा लिया है। लेकिन ग्लूटाथायोन अपना काम करने के बाद वापस से ऑक्सीडाइज फॉर्म में चले गया ना। देखिए, ग्लूटाथायोन ने जब H2O2 को रिड्यूस किया तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया। अब हम लोगों को ग्लूटाथायोन को रीजनरेट करना है, वो कैसे कर सकते हैं, हम NADPH का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से NADPH का इनडायरेक्ट रोल होता है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी में। एक्चुअल एंटीऑक्सीडेंट कौन है, ग्लूटाथायोन है, लेकिन NADPH क्या करता है, उसको रीजनरेट करने में मदद करता है। देखिए कितना ज़बरदस्त एक पिक्चर बन रहा है। मेरे हिसाब से ये बहुत खूबसूरत है कि इधर से पेंटोस फॉस्फेट पाथवे चल रहा है, ठीक है, जिसमें NADPH बन रहा है NADP+ से। NADPH रिड्यूस कर देता है ग्लूटाथायोन को, ठीक है, ग्लूटाथायोन के ऑक्सीडाइज फॉर्म को, और उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूटाथायोन के रिड्यूस फॉर्म को। जो ग्लूटाथायोन रिड्यूस्ड हुआ है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जैसे कि H2O2 को रिड्यूस कर देता है H2O+ O2 में, जो कि हार्मलेस है, ठीक है, और H2O2 नुकसान पहुंचा सकता था, और ग्लूटाथायोन जो है वो वापस से ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ये साइकिल पूरा चलते रहता है हमेशा। बहुत खूबसूरत है ये साइकिल। चलिए अब हम इस पिक्चर को कंप्लीट करते हैं, जो हम कहना शुरू किए थे कि वो सारी चीज़ें किस तरह से कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि ऐसे पेशेंट्स जिसमें G6PD की डेफिशिएंसी होती है किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, द ROS यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज डिस्ट्रॉयज हीमोग्लोबिन। वो बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन हम अभी RBC की बात कर रहे हैं ना, तो हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। वो हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय करता है, और वो जो टूटा हुआ हीमोग्लोबिन है वो RBC के सरफेस पर चिपक जाता है उसके मेम्ब्रेन से, और माइक्रोस्कोप में देखने से वो एकदम डॉट की तरह नज़र आता है हीमोग्लोबिन। उसको हम लोग कहते हैं हाइंस बॉडीज़ बना देता है, ठीक है। और ये जो डिफेक्टिव RBCs हैं, अब ये RBC तो काम नहीं कर सकता, ऑक्सीजन कैरी करने का मेन काम किसका था, हीमोग्लोबिन का था, अब वो कर नहीं सक रहा है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमारे जो फैगोसाइट्स हैं वो इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, स्पेशली स्प्लीन में, और इसके वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में, क्योंकि ऑक्सीजन कैरियर ही ख़त्म हो गया है, और हमारी बॉडी में एनीमिया हो जाता है, ठीक है, एनीमिया हो जाता है। अब देखिए इसका मलेरिया से किस तरह से कनेक्शन है। प्लाज्मोडियम ऐसे बॉडी में, ऐसे इंसान के
आरबीसी में सर्वाइव नहीं कर सकता, अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकता है, जहां पर ये जो एंजाइम G6PD है वो एब्सेंट है, यानी कि जहां पर ये साइकिल नहीं चल रहा है, जहां पर ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या फिर हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट जिसमें NADPH बन रहा था, वो साइकिल अगर नहीं चल रहा जहां पर, वहां पर प्लाज्मोडियम सर्वाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, इसीलिए ऐसे इंडिविजुअल्स मलेरिया से रेजिस्टेंट होते हैं। हम HbA HbS की बात कर रहे हैं, अब समझे। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ये सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। ग्लाइकोलिसिस का क्या लेना देना है? सबसे पहला अगर देखें तो ग्लाइकोलिसिस का ये है कि ग्लाइकोलिसिस के 2 रास्ते हो सकते हैं। जो दूसरा रास्ता है उससे हम लोग क्या करते हैं, NADPH बनाते हैं। NADPH क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2। एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। जिसमें G6PD की डेफिशिएंसी होती है उसमें क्या होता है? ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं ये नहीं बनेंगे और कुछ सिचुएशंस में उनमें एनीमिया हो सकता है, क्योंकि जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं वो क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय कर देंगे और आरबीसी की कमी हो जाएगी बॉडी में। ये तीसरी लिंक हो गई। ठीक है, जिसमें G6PD की डेफिशिएंसी होती है, यानी कि जिसमें ये साइकिल नहीं चल रहा होता है, उनमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम सर्वाइव नहीं कर सकता है। प्लाज्मोडियम सर्वाइव नहीं कर सकता है तो फिर उनको मलेरिया नहीं होगा। ये चौथा लिंक हो गया। और इन सब का जेनेटिक्स और रिवोल्यूशन से किस तरह लेना देना है? जेनेटिक्स को तो हम शुरू से डिस्कस कर रहे थे कि जिसका जीनोटाइप HbA HbS होगा उनमें इस तरह की प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। लेकिन इवोल्यूशन से इसका क्या लेना देना है? बहुत कुछ है। हम लोगों ने नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा है 12th में, और हमने ये देखा था कि नेचुरल सिलेक्शन से जो हार्मफुल कैरेक्टर्स है वो धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी जीनोटाइप HbA HbS है, वो उनके जो आरबीसीज है उनमें सिकलिंग हो जाती है, वो सिकल शेप के हो जाते हैं अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन। क्या आपको पता है जिनका जो जीनोटाइप HbA HbS होता है, इस तरह के इंडिविजुअल्स कभी भी किसी बहुत ही रिगरस स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। ये लोग स्विमिंग नहीं कर सकते हैं, ये लोग रॉक क्लाइंबिंग नहीं कर सकते हैं, इस तरह के जगहों में नहीं जा सकते हैं ये लोग। ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि इनके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी और इनके आरबीसी शेप चेंज करना शुरू कर देंगे। तो ये क्या है? डिसएडवांटेज है। अगर ये डिसएडवांटेज है तो नेचर ने इसको ख़त्म क्यों नहीं किया? क्योंकि इसका एडवांटेज भी है, इसका एडवांटेज भी है। तो आपने एक टाइप का नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा होगा जहाँ पर एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा ट्रेट पॉपुलेशन में रह जाता है जिसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि ओवरऑल वो सर्वाइवल में हेल्प करता है। खास करके अफ्रीकन एरियाज जहाँ पर मलेरिया एक एपिडेमिक के जैसा है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, वहाँ पर इस तरह के इंडिविजुअल्स देखने को मिलते हैं। और इस तरह के इंडिविजुअल्स में क्या होता है कि मलेरिया नहीं होता है। तो जहाँ पर मलेरिया है वहाँ पर ऐसे इंडिविजुअल्स ने डोमिनेट किया है जहाँ पर ये जीनोटाइप है, और इस तरह से वो लोग वहाँ पर सर्वाइव करते हैं। और ये है लिंक इसका इवोल्यूशन से। तो आप देखें, सीमिंगली ये आपको लग रहा होगा कि क्या ये फिजियोलॉजी है, फिर लग रहा होगा कि क्या ये बायोकेमिस्ट्री है। लेकिन मेरा स्पेशली मानना है कि हमें किसी भी सब्जेक्ट को बिल्कुल हर सब्जेक्ट से अलग करके नहीं देखना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट बिल्कुल अपने आप में एक सब्जेक्ट हो, उसका यूज़ कहीं और नहीं होता। तो हम लोगों को अपने दिमाग की को हम लोगों को अपनी सोच को थोड़ा सा ब्रॉड करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। बाय बाय।